जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल RS1819 हैशटैग एग्जाम में। और आज ये हिस्ट्री सीरीज का अगला वीडियो है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये क्लास 8 यूपी बोर्ड की जो किताब है उन किताबों के बारे में डिटेल से अध्ययन करने के बाद ये सारी वीडियो आपको दी जाती हैं। और इस वीडियो में मैं पार्ट 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत, इस पार्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये क्लास 8 की किताब का जरूर है, लेकिन ये आपके कंपटीशन लेवल या जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद जो कुछ सबसे पहले अब मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, जैसे हेडिंग है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। 1857 की क्रांति के बाद, आप लोग जानते होंगे जब 1857 की क्रांति हुई थी, जस्ट उस क्रांति के बाद क्या हुआ था कि जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद जो अधिकार था, ठीक है, अधिकार क्या हुआ, अधिकार अधिकार जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। कहने का मतलब अधिकार ब्रिटिश सरकार के अधीन इस प्रकार से हुआ। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार जो था वो समाप्त हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से इसके 1857 के पहले भारत में राज किया था, उस वजह से जो इतनी बड़ी क्रांति हुई इसके बारे में ब्रिटिश सरकार को पता लगा। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसने कहा देखिए अब हम भारत पे डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, अब केवल आप लोग व्यापार कीजिए और कोई काम मत कीजिए। ठीक, और जितने भी पॉलिटिकली अधिकार थे, कहने मतलब जितने भी राजनीतिक हस्तक्षेप थे, वो उन्होंने कहा कि अब हम ये सारे करेंगे। ब्रिटिश सरकार, इसको किसने कहा, इसको कहा ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि अब जितने भी अधिकारी, ठीक है, अधिकार रूपी काम है वो हम करेंगे। कहने का मतलब जो राजनीतिक हस्तक्षेप है अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, आप लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं करना। ठीक, और इस ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने एक बीच में और इसके बाद क्या आया 1858। अब मैं आपको अगर बताऊं तो आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 का क्या है, 1858 का है भारत शासन अधिनियम। और इस भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदल कर दिया गया वायसराय। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था, ठीक ना, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिएगा, वायसराय। और ब्रिटिश सरकार और वायसराय के बीच एक क्या बना दिया गया, एक बना दिया गया भारत मंत्री। ये भारत मंत्री दोनों के बीच की कड़ी होता था। क्यों ऐसा, इस प्रकार था, क्या होता था कि जो वायसराय होता, ये भारत मंत्री होता था, ये वायसरायों से मिल करके, जो भारत में वायसराय होते थे उन सब से मिल करके सारी खबर वायसरायों से इकट्ठा करता था और ये सारी खबर ब्रिटिश सरकार को भेज देता था। कहने में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि देखो हम केवल इंडिया में राज नहीं कर रहे, हम अमेरिका में भी हैं, ऐसे बहुत जगह थे। ब्रिटिश के जो राज करने का तरीका था वो पूरे वर्ल्ड में था। उस टाइम पे पूरे विश्व में ब्रिटिश राज कर रही थी, और इस वजह से ब्रिटिश ने कहा कि हम डायरेक्ट वायसराय पे कंट्रोल नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने एक भारत मंत्री भी बनाया जो भारत के वायसराय से सारी खबर लेता था और उसके बाद वो सारी बातें वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाता था। क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि 1857 की तरीके से दोबारा कोई रिवोल्ट भारत में ना हो। ठीक, और उसके बाद ये क्या हुआ, 1858 का अधिनियम, ऐसे बहुत से अधिनियम बने। ठीक, उसके बाद अब देखो इसमें जो और उसके बाद अब पाठ में जो आगे है क्या है कि आगे हेडिंग हुई थी राजनैतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन। एक बार मैं हेडिंग फिर से बोल देता हूँ, राजनैतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन, क्योंकि आपको हो सकता है हेडिंग कुछ लोगों को दिखाई ना दे। ये देखिए राजनैतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन, ठीक है ना। राजनैतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन से क्या है कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत के लोगों में भावनाएं बन चुकी थी, उन भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए तथा अपना व्यापार, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उसका व्यापार बना रहे और उसका राज भी बना रहे और वो शासन भी करे। इस वजह से उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरीके से फिर से पुनर्गठन करना स्टार्ट किए। और इसके लिए सबसे पहले आया इंडिया काउंसिल एक्ट। ठीक, इंडिया काउंसिल एक्ट कब आया, इंडिया काउंसिल एक्ट आया, इंडिया काउंसिल एक्ट, ठीक ना, इंडिया काउंसिल एक्ट में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, क्या, गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद का नाम
नाम तो जो चेंज करके किया गया वो गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद का नाम बदल करके कर दिया गया। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, वो एक मिनट, हाँ, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद का नाम बदल करके कर दिया गया, ये कर दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, ये तो नाम बदल करके किया गया। और जो संख्या थी भारतीयों की, वो भारतीयों की संख्या 6 से 12 कर दी गई। केवल क्या था ना कि इनकी केवल संख्या बढ़ाएगी, पर बट इनको जो अधिकार होते थे वो पूरी तरीके से अधिकार नहीं थे बोलने के, बस ये केवल हाथ थे कि हाँ गवर्नर जनरल काउंसिल परिषद में भारतीय हैं बस। ठीक, उसके बाद क्या था, अब उसके बाद आगे आगे क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर उसके बाद दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट है, एक 1861 में है, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। इस 1892 काउंसिल एक्ट में क्या हुआ कि इस 1892 के काउंसिल एक्ट में, और फिर से एक इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892। इस 1892 काउंसिल एक्ट में क्या हुआ कि भारतीय सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा करके 16 कर दी गई। आप एक बात ये जरूर सोचिएगा, फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट लाने की इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि भारतीय जनता इससे संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, ये 6 से 12 कर दिए गए, और 12 करने के बाद 12 कर दिए गए, और इसमें एक और ये किया गया कि शासन संबंधी विषयों पर, ठीक है, परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार भारतीयों के नाम मात्र। कहने का मतलब ये है कि जो भी बजट पास होता था उस पर ये लोग प्रश्न पूछ सकते थे और अपने विचार विमर्श रख सकते थे, बट इनके विचार लिए जाएं या ना लिए जाएं इसके लिए जो वायसराय होता था वो बाध्य नहीं होता था। केवल ये बोल सकते कि नहीं भाई साहब इसकी जगह पे ये करिए, बट इनके विचार को लिया जाए या ना लिया जाए वो उनके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, तो एक तरीके से क्या था ना, केवल चूतिया बनाने का काम होता था अगर आपको कहें बताया जाए तो। बस वही था ना कि बोलो लेकिन सुनवाई नहीं होगी। ठीक, इस तरीके से। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर उसके बाद इसका जो मुख्य बिंदु था, मुख्य बिंदु मैंने आपको इस तरीके से बताया, और आप ध्यान दें, प्रश्न पूछने और विचार विमर्श करने के लिए, कहने का मतलब 12 से 16 किया गया, और ये प्रश्न पूछने और विचार विमर्श करने के लिए केवल मतलब कहने का मतलब अब आप बोल भी सकते थे, लेकिन आपके बोलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी जब तक। ठीक, उसके बाद जो दूसरी हेडिंग थी वो थी, स्थानीय स्वशासन अधिनियम। ठीक ना, स्थानीय स्वशासन अधिनियम। ये जो स्थानीय स्वशासन अधिनियम था, स्थानीय स्वशासन अधिनियम, ये आया 1883 और 1885 के बीच में। कहने का मतलब ये जो स्थानीय स्वशासन अधिनियम है, आज भी यही चीज़, ठीक है ना, यही चीज़ आज कहने का मतलब जो आज भी जो है ना, नगर पालिका उगर पालिका या फिर स्थानीय स्वशासन अधिनियम, नगर पालिका तो मैंने गलत बोल दिया, जो प्रधान बीडीसी इस तरीके से होते हैं ना, स्थानीय स्वशासन, ये आज भी हमारे देश में है। ठीक है ना, तो ये तब की स्थापना इसकी हुई थी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1883 से 1885 के बीच में हुई, 1884 या 85 दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो ऑप्शन सेट कर सकते हैं। आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1883 से लेकर के 1885। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, लोक सेवा आयोग। ये जो सिविल सर्विसेज की हेडिंग मैंने डाल दी है, आप बस केवल इतना ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय जो ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये जो सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो थे, ये जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठीक, और इन्होंने ICS की कहने का मतलब प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। ICS की परीक्षा पास करना मुश्किल बात इसलिए होती थी क्योंकि इसकी संपूर्ण परीक्षा इंग्लिश मीडियम में होती थी, और ये परीक्षा केवल लंदन में, इंग्लैंड में आयोजित होती थी। इस वजह से इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना काफ़ी कठिन था, और इनकी जो उम्र भी थी वो केवल 23 साल थी। 23 साल से फिर घटाकर 19 वर्ष की गई, 23 साल से फिर घटाकर 21 वर्ष, फिर 19 वर्ष की गई। कहने का मतलब 23 वर्ष, 21 वर्ष, 19 वर्ष, इस तरीके से उम्र घटाई गई। इस वजह से भारतीयों में और जो है विद्रोह हुआ। ठीक, तो 23 साल तक आप केवल ICS पास कर लेते, ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाता था। इस तरीके से होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। ठीक ना, सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन, इसके लिए क्या हुआ, सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन।
फिर क्रांति के बाद जो था, जो क्रांति हो गई थी 1857 में, उस क्रांति को देखते हुए ये लोग सोचते थे कि अब दोबारा कभी कोई विद्रोह। फिर क्या हुआ, सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। इस पुनर्गठन में क्या हुआ कि बंगाल, मद्रास, कहने का मतलब चेन्नई, और मुंबई, वर्तमान बम्बई, बंगाल, मद्रास और बम्बई, इन तीनों की जो सेनाएं थी इनको एक कर दिया गया, इनका एकीकरण कर दिया गया। और एकीकरण करने के बाद इन तीनों सेनाओं का जो हेड बनाया गया, ठीक है ना, इन तीनों सेनाओं को क्या कर दिया गया, कहने का मतलब मर्ज कर दिया गया। ये जो था बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन तीनों की सेनाओं को क्या कर दिया गया, इन तीनों की सेनाओं को मिला दिया गया और इनको मिला करके एक कर दिया गया। और इस पूरी एक सेना का जो हेड बनाया गया वो ब्रिटिश को बनाया गया। क्योंकि हेड जो होता है, अगर किसी भी संस्था का अगर जो हेड होगा, हेड की बात हमेशा मानी जाती, तो इसलिए ये लोग भारतीयों को छोटे छोटे पदों पर रखते थे। इसलिए बड़े पद पे नहीं रखते थे कि मान लो अगर कभी कोई रिवोल्ट हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब हेड रहेगा, जो अंग्रेज रहेगा, वो कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। इसलिए भारतीयों को केवल छोटे छोटे पद दिए जाते थे कि भाई साहब आप इस पद पे रहो, क्योंकि हम जिसको जब चाहे तब लपेट सकें। इस वजह से इनको केवल छोटे पदों पे ही रखा जाता था। और न्यायिक संगठन एक हेडिंग ये भी है। इस न्यायिक संगठन का मतलब क्या है, न्यायिक संगठन का मतलब ये हो गया कि इंडिया में क्या था ना, इंडिया में पहले परंपरागत न्याय प्रणाली थी। न्यायिक संगठन क्या, परंपरागत प्रणाली में क्या होता था, ये जो परंपरागत प्रणाली थी ना, इसमें जाति भेदभाव और उस तरीके से बहुत, कहने मतलब राजा का फरमान होता था, जिसने चोरी की उसके हाथ काट दो, ऐसे कुछ आपने सिस्टम सुने होंगे ना। कहने मतलब जो न्याय की प्रक्रिया थी ना, बहुत आड़ी तिरछी थी। आड़ी तिरछी मतलब कहने का मतलब अगर छोटा से भी कोई व्यक्ति गुनाह कर दिया गया ना, उसको बड़ी सजा मिली, और उसके बाद कोई बड़ी जाति या ऊंचे वर्ग का व्यक्ति है, उसको उसके पाप के लिए कोई सजा नहीं मिली। तो ये जो राजाओं को सजा दे, मतलब कहने मतलब जो भारतीयों का सिस्टम था ना, ये थोड़ा समझ के बाहर था अंग्रेजों के, कि ये यार किस तरीके की सजा देते बताइए, ये बेचारा, कहने मतलब। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो परंपरागत प्रणाली थी इसको अंग्रेजों ने हटाया और बोला सुनो भाई साहब, अब किसी को न्याय चाहिए ना, ये कानून प्रणाली पे विश्वास करो, इसमें क्या है, सब बराबर है, ठीक ना, चाहे वो राजा हो, चाहे नौकर हो, चाहे जो, सबको आओ भाई साहब, कोर्ट में आओ, लड़ो, और जो सही है, इसलिए क्योंकि कोर्ट में हर कोई बराबर है, आप लोग आइए, लड़िए, जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग कहिएगा। और इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये परंपरा, ये हो गए, ठीक ना, कानून प्रक्रिया। फिर उसके बाद, अब इसके बाद आगे, और आगे ये है कि जो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की खास बातें, कहने का मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जो आया 1 नवंबर 1858 को, लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क इलाहाबाद में इसको पढ़ा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल या फिर वायसराय, कौन था, कैनिंग, ठीक ना। ये बात दिमाग रखने, कौन था, कैनिंग था, ठीक ना। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस रंग में देखिए, इस रंग में दिखाई देगा, कौन था, कैनिंग, ठीक ना। वायसराय कौन था, वायसराय था, ओहो, वायसराय कौन था, वायसराय था कैनिंग, ठीक है। कौन था वायसराय, वायसराय था कैनिंग। और पढ़ा था कहाँ, ये इसको पढ़ा था मिंटो पार्क में, ठीक ना। कहाँ पढ़ा था, मिंटो पार्क में, मिंटो पार्क में 1 नवंबर, ठीक ना, 1 नवंबर को पढ़ा था। और जो इसने सारी बातें पढ़ी थी वो बात ये थी, सबसे पहले क्षेत्रों के विस्तार की नीति, ठीक ना। पहला ये देखिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है क्षेत्रों के विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बहुत से क्षेत्र कब्जा लिए हैं, अब केवल हमने जितने क्षेत्र कब्जाए हैं उन्हीं पे केवल हम ढंग से राज कर लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक। और उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा सिस्टम ये था कि अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को, ठीक ना। अब देखिए, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ करके, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष सभी को क्षमा कर दिया जाएगा। वाह भाई साहब, कहने का मतलब ये एक ऐसी चीज थी कि ये भारतीयों के मन में डर पैदा करना था कि देखिए, अंग्रेजों को अब दोबारा टच मत करिएगा, क्योंकि इनकी जो हत्या कर दी थी, जिसने अंग्रेजों को मारा उसको पक्का सजा दी जाएगी, लेकिन जिसने भारतीयों को मारा है, जिसने और किसी को मारा, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, ठीक। और तीसरा हुआ कि विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें
उनकी जागीरें वापस कर दी गई। ठीक ना, कहने का मतलब जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उन राजाओं को या तालुकेदारों को या जो कुछ भी थे उनको उनकी जागीरें वापस कर दी गई। और ये एक अच्छी बात हुई, बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। कहने का मतलब बिना किसी भेदभाव के अब जो है सरकारी सेवाओं में भर्ती ली जाएगी। ठीक ना, ये सिस्टम हुआ। ठीक ना, क्योंकि इनको इतना करना पड़ता नहीं, फिर वो क्या होता, रिवोल्ट होता। बिना भेदभाव के सरकारी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। दूसरा क्या हुआ, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। कहने मतलब अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। और बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:1 तथा मद्रास, चेन्नई और मुंबई प्रेसिडेंसियों में 1:3 के अनुपात में निश्चित कर दिया गया। कहने का मतलब अगर एक भारतीय रहेगा तो 2 अंग्रेज रहेंगे, ये था बंगाल में। और चेन्नई और मुंबई में ये था कि एक भारतीय रहेंगे तो 3 अंग्रेज रहेंगे। कहने का मतलब दुगुना और तिगुना सेना इसलिए रखी गई कि अगर मान लीजिए कभी ये लोग विद्रोह करने के बारे में सोचते हैं तो पहले हम दुगुना रहेंगे तिगुना रहेंगे, इनको दबा देंगे। ठीक, इस तरीके से ये हुआ। और इसके बाद जो कुछ भी है इसके अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्लास 8 में पढ़ रहा है उसके पास जरूर शेयर करें, या जो कोई भी तैयारी कर रहा है या ये सोच रहा है कि इतिहास कैसे पढ़ें उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो हम उस टाइम पे नहीं पढ़ते, जिस टाइम पे हमको पढ़ना होता है, तो बाद में हम किसी न किसी चक्कर में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को ये 10-12 मिनट की वीडियो देखने से बात समझ में आ जाती है तो ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जिनको लगे कि ये मेरी वीडियो काम की नहीं है वो उन व्यक्तियों के पास शेयर करें जिनके वीडियो काम के है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।